इस संपत्ति की अवधारणा ने स्त्री का संपत्तिकरण किया। इस संपत्तिकरण की अवधारणा ने उत्तराधिकार का और वंश का विचार सामने लेकर आए और इससे पितृवंशीयता आई, पैट्रिलिनियज आई, जो बाद में पितृसत्ता बनी। किसी गाय के पास थोड़े ना जमीन हो सकती है, किसी जमीन के पास थोड़े ना गाय हो सकती है, किसी जमीन के पास जमीन नहीं हो सकती, किसी गाय के पास गाय नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्वयं इस विकास की प्रक्रिया में संपत्ति थी। स्त्री मनुष्य होने के स्थान पर ठीक वैसे संपत्ति बन जाती है जैसे कि जमीन। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की बातचीत शुरू करें, सबसे पहले तो माफी चाहते हैं कि इस बार हम लोग कुछ देर से ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, जिनमें व्यस्तता थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन अब मुझे अवसर मिला है तो मैं आपसे मुखातिब हूँ। और इसलिए आज एक ऐसे अहम विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ, और इसका संबंध किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से नहीं है, इसका संबंध आपकी मूल समझ से है। जरा सोच के देखिए कि जब आप एक कार खरीदने के लिए जाते हैं या आप एक किसी टॉफ़ी चॉकलेट जैसी छोटी चीज़ को खरीदने के लिए जाते हैं, आपको लगता है कि आपने धन दिया और बदले में आपके पास एक वस्तु आ गई, कार आ गई, या किसी ने ज़मीन खरीद ली, मकान खरीद लिया। ये सोचना कितना अजीब लगेगा कि यह जो एक छोटी सी सौदेबाजी है, मानव इतिहास ने एक समय में ये जो एक छोटा जमीन का टुकड़ा खरीद कर हासिल कर लेना और अपनी प्रॉपर्टी बना लेना है, इसी ने कभी इंसान खरीदने बेचने की वस्तु बना दिए थे, खास तौर से औरतें, स्त्रियां। आज की इस क्लास में, ये वीडियो एक क्लास के फॉर्मेट में रहने वाला है, क्योंकि इस विषय को मैं पिछले लगभग 10-15 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूं, कि यह आज के इस क्लास में हम ये समझेंगे कि कैसे जमीन खरीदने बेचने, पशु खरीदने बेचने या जमीन को हासिल करने या पशुओं को हासिल करने की प्रक्रिया ने कभी हमारे समाज का ढांचा ऐसा बना दिया जिसमें कि स्त्री को एक संपत्ति की तरह, एक प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ। हम आज की इस कक्षा में जेंडर के लिहाज से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन सी संरचनाएं थी, वे कौन से स्ट्रक्चर्स थे जिनका परिणाम यह हुआ कि स्त्री एक संपत्ति बन गई, जिसे ओन किया जा सकता था, जिसे किसी और को दिया जा सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि स्त्री का विमानवीकरण हुआ, मनुष्य नहीं बची, वो पशु की तरह या जमीन की तरह एक संपत्ति बन गई। इसे समझने के लिए हमें मानव इतिहास में एंथ्रोपोलॉजिकली पीछे जाना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी, संपत्ति की अवधारणा कहां से आती है, कब यह संपत्ति की अवधारणा आती है और संपत्ति हमारे सामने आती है। इस अवधारणा को समझने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अंततः यही आगे जाके जिसे पितृवंशीयता, पैट्रिलिनियज और पितृसत्ता, पैट्रियार्की कहा जाता है, उसकी नींव बनती है। आदिम समाज की कल्पना कीजिए, जहां से यह कथा शुरू होती है। आदिम समाज में मनुष्य, जो कि मूलतः केवल 2 तरीकों से अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। एक तरीका था जिसे हम शिकार या हंटिंग कहते हैं, और दूसरा तरीका था फूड गैदरिंग। अलग अलग तरीके से खाने लायक जो चीजें मिल सकती थी या इस्तेमाल करने लायक जो चीजें प्रकृति में मिल सकती थी, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा था। और मनुष्य मूलतः 2 रूपों में था। अभी भी एक तरह का श्रम विभाजन स्त्रियों और पुरुषों के बीच दिखाई देने लगा था, और वह स्वाभाविक भी था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में ऐसा हुआ, सभ्यता के विकास से ज्यादा मनुष्य प्रजाति के विकास के दौरान ऐसा हुआ कि मनुष्य ने उद्विकास की परंपरा में, उस प्रक्रिया में वह रास्ता चुना जो उसके साथ के किसी अन्य प्रजाति ने नहीं चुना था। मनुष्य प्राइमेट्स में आता है, और उस प्राइमेट्स में उसने जिस रास्ते को चुना, वह रास्ता था बड़ी खोपड़ी और बाइपेडलिज्म का रास्ता। आप जानते हैं, जब हम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डार्विन वाली बात करते हैं, तो जानते हैं कि अलग अलग प्रजातियां ही एडेप्टेबिलिटी में कुछ कुछ बदलती हैं और सामने आती हैं। मनुष्य ने जो उद्विकास का रास्ता चुना था, वह उसकी बड़ी खोपड़ी थी और उसका बाइपेडलिज्म था। इन दोनों ने ही
मनुष्य प्रजाति की जो मादा थी उसे विवश किया, क्योंकि उसकी बर्थ कैनाल का साइज इस बाइपेडलिज्म की तरह से इरेक्टस होने की वजह से, खड़े होकर चलने की वजह से छोटा हो रहा था, जबकि खोपड़ी का आकार बड़ा हो रहा था, क्योंकि क्रेनियल स्पेस बढ़ रहा था, मनुष्य का दिमाग, मस्तिष्क का आकार बढ़ रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य प्रजाति में बच्चे का जन्म एक बहुत दुष्कर कार्य हो गया। बर्थ कैनाल का आकार छोटा था, खोपड़ी का आकार बड़ा था, इसलिए बच्चा विकसित पैदा नहीं हो सकता था, उसे अल्प विकसित पैदा होना था। और इसका परिणाम यह था कि उस बच्चे के जन्म के दौरान स्त्री की हालत बहुत खराब होने वाली थी। किसी अन्य प्रजाति में आपको ऐसा नहीं मिलता कि बच्चे के जन्म के लिए किसी मदद की जरूरत हो, दाई की जरूरत पड़ती हो, डॉक्टर की जरूरत पड़ती हो। मनुष्य प्रजाति में पड़ती है। और ये कोई न समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि दरअसल मां जब बच्चे को जन्म देती है तो एक तरह से यह जन्म उसका दूसरा जन्म कहा जाता है हमारे यहां। और यह संयोग नहीं है, क्योंकि वास्तव में इतनी बड़ी खोपड़ी, जो कि बड़े दिमाग बाद में पूरी सभ्यता की वजह बनती है, उसे उस छोटी बर्थ कैनाल से निकालना एक बहुत दुष्कर कार्य है। इसमें बहुत बार अरसे तक लगातार मांओं की जान जाती रही। और अगर बच्चा जन्म ले भी ले, तब भी उसको वास्तव में स्वतंत्र मनुष्य बनने में समय लगने वाला है। और इस कारण इस दौरान मां जो है वह कई बार विवश हो जाती है कि वह आश्रित हो जाती है, क्योंकि कन्फाइंड हो जाती है। इसने एक तरह का श्रम विभाजन हमारे समाज में दिया था, और यह श्रम विभाजन पहले से स्थापित जैसा हो गया था, जिसका मतलब यह था कि पुरुष हंटिंग वाले रास्ते पे चले गए थे और स्त्रियां फूड गैदरिंग वाले रास्ते पे चली गई थी। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि इस समाज में स्त्री और पुरुष के बीच बहुत बड़ा अंतर आने वाला था, क्योंकि दोनों काम महत्वपूर्ण थे। हंटिंग से आपको तत्काल भोजन मिल जाता है, लेकिन ऐसा भी समय होगा जब आपको शिकार नहीं मिलेगा, और उस केस में आपको बचे हुए उस भोजन पर जाना पड़ेगा, जो कि फूड गैदरिंग से इकट्ठा हुआ होगा। और आमतौर पर फूड गैदरिंग से जो भोजन इकट्ठा होगा उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसलिए वह समय जिस समय शिकार नहीं मिलता है आप इस फूड गैदरिंग पर निर्भर करेंगे। पर हां, यह श्रम विभाजन दिखाई देने लगा था। लेकिन जब मनुष्य इस फूड गैदरिंग और हंटिंग से एक कदम आगे जाता है और कृषि की खोज करता है, एग्रेरियन सोसाइटी बनती है। एग्रेरियन सोसाइटी के साथ पहली बार वह चीज आई कि पशुपालन के पशु और कृषि की जमीन ये संपत्ति की तरह आए, ये प्रॉपर्टी बने। जिस किसी के पास भी ये प्रॉपर्टी थी, उसके पास इस प्रॉपर्टी से, इस जमीन से या इन पशुओं से होने वाली उपज को लेने का हक आ गया। एक किसान ने, जो कि अभी किसान नहीं था, आदिम मानव ही था, लेकिन उसने कृषि शुरू की, तो उसने जंगल को साफ किया, एक खेत बनाया, खेत की चारदीवारी की, और ये जमीन उसकी हो गई। इसमें उसने जो चाहिए थे वो बीज बोए, और इन बीजों से जब वो फसल निकली तो चूंकि यह जमीन उसकी थी, इसलिए इस जमीन से होने वाली उपज भी उसकी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही पशुओं के साथ आपने कुछ पशुओं को डोमेस्टिकेट किया, पाला, गाय को लिया, किसी घोड़े को लिया बाद में, लेकिन गाय है, बैल है, बकरी है, इस तरह के जो भी जानवर रहे होंगे, तो उन जानवरों से जो भी उत्पाद पैदा हो रहे थे, अंडे होंगे, मांस होगा, दूध होगा, ये सब उसके थे, जिसके की बाड़े में ये जानवर बंधे हुए थे। सिर्फ यही नहीं, ये जानवर जिस नए बच्चे को जन्म दे रहे थे, वे नए बच्चे भी उसी व्यक्ति के थे जिसके बाड़े में ये पशु थे। यानी पहली बार संपत्ति ने उत्पादन शुरू किया, इसलिए मनुष्य का यह दावा बनने लगा कि उसे इस संपत्ति पर हक चाहिए। ध्यान रखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि चूंकि मनुष्य के इवोल्यूशन के विकास में स्त्रियां आश्रित होने लगी थी, क्योंकि उनका कंफाइनमेंट पीरियड जन्म के कारण ज्यादा था, बच्चे के जन्म की वजह से। अगर उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड मान लीजिए 16-17 साल से लेकर 25-30 साल तक की उम्र का या 40 साल तक की उम्र का था, इस दौरान वे जितनी भी संतानों को जन्म देती थी, उसके साथ कुछ साल कंफाइनमेंट का पीरियड बढ़ जाता था। परिणामतः वे आश्रित होती जाती। और इस आश्रित होने की प्रक्रिया का एक बड़ा ही आश्चर्यजनक
और दुखद परिणाम होता है। और यह परिणाम यह था कि जिस तरीके से जमीन के मालिक को जमीन का उपज मिल रही थी, पशुओं के मालिक को पशुओं की उपज मिल रही थी, दोनों ही दरअसल वही पुरुष बनते हैं, उसी प्रक्रिया में, और बार बार फेमिनिस्ट स्टडीज ने, जेंडर स्टडीज ने इस बात को सामने लेकर आया है, उसी प्रक्रिया ने इस स्त्री को भी ठीक वैसे जैसे कि जमीन, या ठीक वैसे जैसे कि गाय या अन्य कोई पशु, एक संपत्ति बना दिया। इसका मतलब क्या था? जैसे आपने गाय को अपने बाड़े में बंद किया और उसका दूध, उसका बछड़ा उसका था जिसके बाड़े में वह गाय थी। जैसे आपने खेत की बाड़बंदी की और खेत में उपज होने वाली उपज उसकी थी जिसका कि वह खेत था, वैसे ही स्त्री की भी बाड़बंदी होने लगी, क्योंकि स्त्री स्वयं संपत्ति हो गई। यह जो प्रक्रिया है जिसे हम प्रॉपर्टाइजेशन ऑफ वुमेन कहते हैं, स्त्री का संपत्तिकरण कहते हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्री पहली बात तो किसी अन्य संपत्ति की अधिकारी होने से वंचित हो गई। आखिर संपत्ति थोड़े ना संपत्ति रख सकती है। किसी गाय के पास थोड़े ना जमीन हो सकती है, किसी जमीन के पास थोड़े ना गाय हो सकती है, किसी जमीन के पास जमीन नहीं हो सकती, किसी गाय के पास गाय नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्वयं इस विकास की प्रक्रिया में संपत्ति थी। अगर ये संपत्ति मालिक की थी और इन संपत्ति से होने वाली उपज उसी मालिक की थी जिसकी ये संपत्ति थी, तो इन्हीं में एक नई संपत्ति, एक और संपत्ति जुड़ी थी, और यह संपत्ति स्त्री थी। स्त्री का श्रम वह उत्पाद है जैसे कि पशुओं का श्रम, और स्त्री की संतान वैसे ही स्त्री का उत्पाद है जैसे कि पशुओं की संतान या जमीन से होने वाली फसल। और यह फिर उसकी थी जिसके बाड़े में यह वाली संपत्ति थी, जिसका इस संपत्ति पर कब्जा था। और यहां जिस संपत्ति की हम बात कर रहे हैं वह स्त्री है। यानी कि मानव विकास की प्रक्रिया में स्त्री का संपत्तिकरण होता है, प्रॉपर्टाइजेशन होता है। स्त्री मनुष्य होने के स्थान पर ठीक वैसे संपत्ति बन जाती है जैसे कि जमीन। और जैसे जमीन में बीज डालने से होने वाली फसल उसकी होती है जिसकी जमीन, वैसे ही स्त्री में बीज डालने से होने वाली उसकी संतान उसी की होने लगी जिसकी कि वह स्त्री थी। इस प्रॉपर्टाइजेशन ने, जेंडर स्टडीज बताता है कि बहुत ही दूरगामी प्रभाव सोशल स्ट्रक्चर्स पे डाले, क्योंकि संपत्ति की अवधारणा ने सबसे पहले तो उत्पादन को बढ़ाया, जिससे कि एक सरप्लस जैसी चीज आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे उस संपत्ति के मालिक के मन में इस संपत्ति को किसे दिया जा सकता है, यह विचार सामने आता है। और संपत्ति किसे दी जा सकती है का विचार क्या है? उत्तराधिकार। यानी कि प्रॉपर्टी की अवधारणा ने दरअसल ये सक्सेशन या इनहेरिटेंस की अवधारणा सामने रखी। यानी कि आप अपनी संपत्ति को जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मिलने वाली फसल, उससे मिलने वाली सारे उत्पाद आपके हैं। यही नहीं, आप तय कर सकते हैं कि आप इस संपत्ति को किसे देंगे। और एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, और इसलिए शायद प्राकृतिक थी, कि मनुष्य ने अपनी संपत्ति अपनी संतान को देने का मन बनाया। ये कोई हैरानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये अन्य प्रजातियों में भी पाया जाता है कि हम अपनी जो गुण हमारे, क्योंकि संपत्ति तो अन्य प्रजातियों के पास होती नहीं, लेकिन जो स्किल होती हैं, जो जिंदा रहने के तरीके होते हैं, वो अगली पीढ़ी को देने की कोशिश करते हैं। यहां पर संपत्ति वह सबसे ताकतवर चीज थी जिससे कि व्यक्ति का जीवन आसान बन रहा था। ऐसे में मनुष्य के मन में, जहां मनुष्य का मतलब मुख्यतः पुरुष हो गया, उसके मन में इस संपत्ति को अपनी संतान को देने का विचार आया। लेकिन दिक्कत यह है कि पुरुष तय कैसे करे कि उसकी संतान क्या है, कौन है। कहा ही जाता है कि मदरहुड इज अ फैक्ट, फादरहुड इज जस्ट अ परसेप्शन। और स्वाभाविक था कि पिता
मनुष्य अगर अपनी संतान को यह संपत्ति देना चाहता था तो वह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी संतान उसकी ही हो। और उसे पशुओं के मामले में यानी संपत्ति के मामले में पहले से पता था कि यह कैसे किया जाता है। अगर आप पशुओं को अपने बाड़े में रखेंगे तो उससे होने वाली संतान आपकी होगी, आपकी मानी जाएगी। स्त्री को भी इसी प्रकार बाड़े में रखे जाने की जरूरत इस समय इस समाज में पैदा होती है। और समाज क्या करता है? समाज चूंकि स्त्री है, संपत्ति, और संपत्ति को अपने पास रखने का तरीका है बाड़बंदी। स्त्री की भी फिर बाड़बंदी होती है, जिसका मतलब है कि उसे अन्य पुरुषों के साथ संसर्ग की अनुमति नहीं रहती, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे सुनिश्चित किया जा सकता था कि इस स्त्री से पैदा होने वाली संतान उस मालिक की, उस स्वामी की, या आप उसके लिए जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, उस पुरुष की होगी जिसने यह संसर्ग स्थापित किया, क्योंकि अन्य से संसर्ग स्थापित करने की अनुमति स्त्री के पास नहीं रही, क्योंकि उसकी बाड़बंदी की गई, ठीक वैसे जैसे पशुओं की जाती है, खेत की जाती है, क्योंकि स्त्री स्वयं संपत्ति हो गई थी। यहां तक कि वे संतान जो इस स्त्री से पैदा हो रही थी उन पर भी कोई मालिकाना हक जैसा स्त्री का नहीं था। तो इस प्रॉपर्टाइजेशन ने अंततः उत्तराधिकार की स्थिति पैदा की, और यही उत्तराधिकार फिर पिता से पुत्र की तरफ जब जाने की रूपरेखा तैयार हुई, क्योंकि स्त्री को तो दिया नहीं जा सकता, स्त्री तो स्वयं संपत्ति है, स्त्री को तो उल्टा स्वयं किसी और को दिया जा सकता है, क्यों, जैसा कि संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया ने संपत्ति को पिता से पुत्र की तरफ ले जाने की ढांचे तैयार किए। यही ढांचे पैट्रिलीनियस या पितृवंशीयता कहलाते हैं। यही पितृवंशीयता जब और सभ्यता विकसित होती है तो पितृसत्ता के तौर पर दिखाई देती है। हम जिस चीज पर विचार कर रहे हैं उसे समझिए। हमने यह बताया कि संपत्ति की अवधारणा के उदय ने, जो कि एग्रेरियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था, जो कि हंटर और फूड गैदरर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट उस पैमाने पर नहीं था, जब आपके पास खेती के लिए जमीन आनी शुरू होती है और पशुपालन के पशु आने शुरू होते हैं, पशुओं का श्रम, खेती से निकलने वाला बीज और बीज से होने वाली फसल, ये सब के सब उसके थे जिसकी यह संपत्ति थी। इसी प्रक्रिया ने अंततः स्त्री का संपत्तिकरण किया और इसी से अंततः पितृवंशीयता यानी कि संपत्ति का और वंश का दरअसल पिता से पुत्र की तरफ जाना तय होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि कैसे स्त्री का संपत्ति बनना संपत्ति की अवधारणा मात्र से तय हुआ। अगर हजारों साल से स्त्री इसी संपत्ति की भूमिका में लगातार रही है, और सोच के देखिए, अगर आप ये बताने के लिए किसी भी रॉकेट साइंस ये नहीं है कि इसे समझाने के लिए किसी अमूर्त समीकरण की जरूरत है कि ये एक अमानवीय स्थिति है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक साथी मनुष्य को, साथी मानव को संपत्ति माने और समाज की पूरी संरचना उसे संपत्ति मानते हुए खड़ी हो। स्त्री के पास ना वंश होगा, स्त्री के पास ना फैसले लेने के तरीके होंगे, स्त्री के पास ना खुद की कोई संपत्ति होगी। जब समाज ने यह पूरा का पूरा ढांचा विकसित किया तो यह अमानवीय ढांचा है, यह अन्यायपूर्ण ढांचा है, यह सिद्ध करने के लिए किसी अन्य तर्क की जरूरत नहीं। यह तर्क स्वयं सिद्ध तर्क है कि अन्याय का ढांचा है। और यह कहां से आ रहा है? संपत्ति की अवधारणा से आ रहा है और स्त्री के संपत्तिकरण से आ रहा है, उसके प्रॉपर्टाइजेशन से आ रहा है। अगर आप इसमें सुधार की कोई कल्पना करते हैं तो आपको इस संपत्ति की अवधारणा पर चोट करनी पड़ेगी। खास तौर से कम स्त्री के संपत्तिकरण को तो नकारना ही पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं यह क्लास कोई बहुत विस्तृत क्लास नहीं है, लेकिन मैंने वो अवधारणाएं आपको दी हैं जिनके आधार पर आप अंततः ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे इस संपत्ति की अवधारणा ने स्त्री का संपत्तिकरण किया, इस संपत्तिकरण की अवधारणा ने उत्तराधिकार का और वंश का विचार सामने लेकर आए, और इससे पितृवंशीयता आई, पैट्रिलिनियज आई, जो बाद में पितृसत्ता बनी। जेंडर स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने इसमें शामिल किए। अगर अवसर मिले तो इनमें से प्रत्येक कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने की कोशिश कीजिए।
हमने कुछ वीडियोस में पहले भी डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को लेकर बातचीत की है। अवसर मिले तो उन वीडियोस को भी देखिए और हम इस श्रृंखला को आगे जारी रखेंगे ताकि हम इस तरह के जुड़े हुई अवधारणाओं से कुछ संवेदनशीलता अपने विद्यार्थियों में, अपने दर्शकों में ला सके। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कमेंट करके बताइए कि यह जो क्लासरूम सीरीज है, इसे लेकर आपकी क्या राय है और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं, खासतौर से आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट, खास तौर से अस्मिता के सवाल, चाहे वो स्त्री अस्मिता से जुड़े हुए, जेंडर स्टडीज से जुड़े हुए सवाल हो या कास्ट आइडेंटिटी से जुड़े हुए सवाल हो, या फिर हो सकता है कि कम्युनिटी या रिलीजन की आइडेंटिटी से जुड़े हुए सवाल हैं। इनके विषय में यदि आपके मन में कोई ऐसा बिंदु है जिस पर आप चाहते हैं कि आगे चर्चा हो, तो कमेंट में मुझे बताइए। मुझे खुशी होगी उन विषयों पर और चर्चा कर।